ब्रिटिश सैन्य के विशेष संचालन बलों की उन्नति आजकल कोई रहस्य नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अग्रणी रहे एक सच्चे पथ प्रदर्शक उन्नत LRDG लॉन्ग रेंज डेजर्ट ग्रुप की स्थापना के साथ, जिसने आधुनिक SAS स्पेशल एयर सर्विस को पूर्वजित किया और सर्वेलेंस, खुफिया इकट्ठा करने, घुसपैठ और अन्य विशेष इकाइयों में विशेषज्ञता प्राप्त की। LRDG की स्थापना के बाद ब्रिटिश सैन्य ने विभिन्न तकनीकों और प्रक्रियाओं का विकास किया जो अब वैश्विक रूप से उपयोग में हैं। इन विशेष इकाइयों में सबसे उल्लेखनीय SAS SBS स्पेशल बोट सर्विस और SRR स्पेशल रिकॉनिसेंस रेजिमेंट हैं, जिसमें से आखिरी को 2005 में स्थापित किया गया था। CS और SBS को आमतौर पर आतंकवाद के खिलाफ और होस्टेज स्थितियों को समाप्त करने का कार्य दिया जाता है। उन्हें डेल्टा फोर्स और सील टीम छाश के समान अमेरिकी इकाइयों के रूप में दर्शाया जाता है, जो ब्रिटिश साथियों के साथ काम करते हैं। SRR का डिजाइन गुप्त जानकारी इकट्ठा करने और युद्ध क्षेत्र प्रबंधन की तैयारी के लिए किया गया है। इन इकाइयों के सदस्य बहुत कुशल और प्रशिक्षित हैं, फिर भी SAS का एक विशेषज्ञ समूह है। ये व्यक्ति ई स्क्वाड्रन की इकाई के सदस्य हैं, जिसे सदस्यों ने इंक्रीमेंट भी कहा है। इस गुप्त गोपनीय समूह को MI6 के विदेशी संचालनों में बॉडीगार्ड, संपत्ति निकालने, निगरानी और रूस, उत्तर कोरिया जैसे देशों में गुप्त संचालनों का समर्थन करने के लिए शामिल होने का माना जाता है। ई स्क्वाड्रन के सदस्य छुपकर काम करते हैं, उपनाम और पिछली कहानियां का उपयोग करते हैं। पूर्व MI6 अधिकारी और न्यूजीलैंड जन्मजात रिचर्ड टॉमलिंसन ने 1990 के दशक के अंत में ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस के अनुभव पर किताब लिखी। उन्होंने MI6 के विभिन्न संचालनों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया और उसके अधिकारियों के पास मारने का लाइसेंस था। इसे बाद में सीक्रेट सर्विस के प्रमुख ने एक सार्वजनिक सुनवाई में पुष्टि की। वास्तव में ई स्क्वाड्रन को जेम्स बॉन्ड से सीधे तुलना की गई थी। टॉमलिंसन अपनी पुस्तक में बताते हैं कि वृद्धि के लिए MI6 में सेवा करना आवश्यक है। उदाहरण, SAS और SBS कर्मियों को कम से कम 5 साल सेवा करनी चाहिए और उन्हें सार्जेंट की उपाधि प्राप्त करनी चाहिए। उन्हें MI6 के द्वारा सुरक्षा जांच किया जाता है और सेवा के कार्यों और उद्देश्यों का संक्षिप्त पाठ्यक्रम दिया जाता है। अगर उन्होंने पहले निगरानी कौशल नहीं सीखे तो वे फोर्ट में 3 सप्ताह का पाठ्यक्रम लेते हैं। हेरेफोर्ड और पूल के बेस पर उनके विशाल सैन्य कौशल को और अधिक समायोजित किया जाता है। वे विस्फोटकों और सबोटाज तकनीकों का उपयोग सीखते हैं, VIP सुरक्षा कौशल, गेरिला युद्ध संगठन और उच्च ऊंचाई पराछूट कूद या पनडुब्बियों से गुप्त उतराई के तकनीक का अध्ययन करते हैं। उन्नत नागरिक क्षमताएं जरूरी हैं। SBS इंक्रीमेंट के कई सदस्यों के पास वाणिज्यिक जहाज के स्किपर्स टिकट होते हैं, जो उन्हें कानूनी रूप से मछली पकड़ने का ट्रॉलर किराए पर लेने की अनुमति देते हैं। ई स्क्वाड्रन के भर्तीकर्ता विभिन्न देशों से जैसे फिजी, माल्टा, जमैका और भारत, यमन, नाइजीरिया के ब्रिटिश नागरिकों के बीच से रिक्तियों को भरने के लिए व्यक्तियों का चयन करते हैं। इन पदों में महिलाओं की नियमित भर्ती होती है, जिन्हें नियुक्त व्यक्तियों को आसानी से मिलने की जरूरत होती है। द सन के एक स्रोत ने बताया कि महिलाएं अक्सर इस प्रकार के काम में सर्वश्रेष्ठ होती हैं। लड़कों के समूह का पहुंचना संदिग्ध होता है। हमने फिल्मों में महिला बॉन्ड नहीं देखी, पर वास्तविक जीवन में कई हैं। पूर्व MI6 और इंक्रीमेंट अधिकारी और अब लेखक मैथ्यू डन्न ने कहा, MI6 कोई स्नोबी क्लब नहीं है। अधिकारी को सभी व्यक्तियों से संवाद करने में सक्षम होना चाहिए। आपके पास वे लोग हो सकते हैं जो केवल जेंटलमैन क्लब्स में रहे हैं। यह घरेलू सवारी सेना में शामिल होने जैसा नहीं है। एक अज्ञात पूर्व ई स्क्वाड्रन अधिकारी ने कहा कि हम विभिन्न पासपोर्ट पर देशों में यात्रा कर रहे थे, हमेशा नागरिक वेश में, हमेशा विदेश में। यह व्यस्त और जेम्स बॉन्ड की तरह था। अपनी कल्पना का उपयोग करें। यदि MI6 के सदस्य आत्मनिर्भरता और विदेशी तैनातियां संभाल सकते हैं तो वे ई स्क्वाड्रन के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ क्रिया और विरोधाभासी आतंकवाद नहीं है। वे को स्वतंत्र रूप से काम करने और निम्न प्रोफाइल कार्यों जैसे प्रेप कार्य को संपन्न करने की आवश्यकता होती है। यदि मूल्यांकन के लिए चयनित होते हैं तो अधिकारी कठिन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और चुनावी परीक्षण पास करते हैं, जिसमें बुद्धिमत्ता इकट्ठा करने जैसी कौशलों की जरूरत होती है, न कि सिर्फ बंदूक का उपयोग। एक पूर्व SBS सदस्य ने बिजनेस इनसाइडर से कहा, उद्धरण, आप उनके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। वहां गोपनीयता है और पहुंचने वाले लोग गायब हो जाते हैं। सच में यह रेजिमेंट
मेरी पुरानी इकाई और एसआरआर में भी होता है। आपके करीबी दोस्त किसी कार्य पर जा सकते हैं और आपको उनके स्थान और कार्य की जानकारी नहीं हो सकती। यह मानक और काम का हिस्सा है। पूर्व सदस्य ने जोड़ा कि ईस्ट क्वाड्रेंट के साथ गोपनीयता अन्य इकाइयों की तुलना में पूरी तरह अलग स्तर पर थी। हमने पहले उल्लेख किया था, अज्ञात पूर्व ईस्ट क्वाड्रेंट सदस्य ने भी ध्यान दिया कि MI5 और MI6 हमेशा उद्धरण जेम्स बॉन्ड से दूरी बनाते हैं। वास्तविकता यह है कि जासूस जेम्स बॉन्ड जैसे नहीं होते। वे बुद्धिजीवी होते हैं। उन्हें बंदूक देने पर उसका उपयोग करना नहीं जानेंगे। ईस्ट क्वाड्रेंट समस्या का समाधान करता है और भी काम करते हैं। जबकि उन्हें MI6 के जेम्स बॉन्ड से सबसे नजदीक कहा जाता है और मारने का लाइसेंस है। पूर्व सदस्यों ने यह दावा किया है कि यह लाइसेंस सिर्फ वजह के भीतर ही लागू होता है, कहते हुए कि ES स्क्वाड्रन सैन्य है, उनके पास संगठन के नियम होते हैं। क्या यह मारने का लाइसेंस है? यह कार्ड ब्लांच नहीं है, लेकिन सैनिक की प्रकृति का अर्थ है कि कभी कभी जीवन लेना जरूरी होता है। सभी को मृत्युदायक बल में प्रशिक्षण दिया जाता है। मैथ्यू डन्न ने अपने समय का उल्लेख किया, उद्धरण, मुझे हथियारहीन युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया गया था। मैं इसमें अच्छा और खुश था। हाँ, जेम्स बॉन्ड का एक तत्व है, कोई घड़ी दीवारों में छेद नहीं कर सकती, पर आपके पास विस्फोटक से भरा पत्र हो सकता था जो दरवाजा उड़ा सकता था। डन्न ने बताया कि उनका पहला मिशन दुष्प्रवृत्ति राज्यों के खिलाफ था, जहां अधिकारी सहजता से काम में बैठ जाते थे। उन्होंने गैर हत्याकारी ऑपरेशन से शुरुआत करके अनुभवी सहयोगियों का पीछा किया और अंततः जोखिम और जटिल कार्यों को संपन्न करने के लिए आगे बढ़े। अंततः वह एक एजेंट रनर बन गए। इसका अर्थ है कि वह लगभग 20 एजेंटों के लिए जिम्मेदार थे, में से कई को यदि कभी उन्हें बेनकाब किया गया तो यातना और मार दिया जाता। एक खुफिया अधिकारी के रूप में आपका काम होता है एजेंट की बात सुनना, उनके रहस्य खोजना और फिर बंदूकों और महिमा के बिना लंदन वापस जाना। लोकप्रिय कथाओं में अधिकारी और उसके एजेंटों के घोर निकट संबंध को अधिकतर अनदेखा जाता है। मैं अपने एजेंटों को परिवार मानता था। डन्न ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि उन्हें खुफिया संग्रहण, प्रत्यक्ष क्रिया, एजेंट चलाने, डिब्रीफिंग, गहरे कवर, हथियार, विस्फोटक, सैन्य संघर्ष, निगरानी, उन्नत ड्राइविंग, घुसपैठ, बाहर निकलने की तकनीकें और गुप्त संचार में प्रशिक्षित किया गया है। उन्होंने उल्लेख किया कि उन्होंने MI6 के साथ 70 मिशन सफलतापूर्वक किए और एक व्यक्तिगत सम्मानना प्राप्त किया था, जिसे विशेष मिशन पूरा करने के बाद मिला था, जिसने अंतर्राष्ट्रीय घटना को समाप्त कर दिया था। MI6 में सम्मानना अत्यंत दुर्लभ है। इस स्क्वाड्रन के चयन के दौरान भर्तीकर्ताओं का ध्यान यह होता है कि उम्मीदवार कैसे टीम में मिलते हैं जो गुप्त कार्यों को आसानी से पूरा करने में मदद करेगा। भर्ती किए गए कई सदस्य विदेशी नागरिक हो सकते हैं और वे कई भाषाएं बोल सकते हैं। डन ने कहा, उन्होंने कभी भी अन्य राष्ट्रीयताओं का ढोंग नहीं किया। आप 1 घंटे से अधिक, लेकिन 4 घंटे के बाद उच्चारण खत्म हो जाता है। उन्होंने 12 अलग अलग उपनामों के तहत एक समय में यात्रा करने की याद दिलाई। वह अक्सर अकेले और स्वतंत्र थे और उन्होंने कहा कि अकेलापन ऑपरेशन का सबसे कठिन भाग था। उद्धरण, अकेलापन, अलगाव वास्तविक बात है। विमान में कदम रखते ही आप अपने आप पर होते हैं। आप अपने एजेंडा के साथ जटिल व्यक्तियों से सामना कर रहे हैं। आप निरंतर पूछ रहे हैं, क्या यह सेटअप है? कॉलिन आर्मस्ट्रॉन्ग, ब्रावो 2-0 के सदस्य और खाड़ी युद्ध के समय इराक में तैनात SAS इकाई के हिस्से, जिन्हें संचार विफलता के बाद मरुस्थल में अकेला छोड़ दिया गया था, ने ई स्क्वाड्रन सदस्यों की आवश्यक कौशलों की उदाहरणीय स्तर की प्रशंसा की, जो SAS मानकों द्वारा भी अद्वितीय थी। आर्मस्ट्रॉन्ग और उसकी इकाई का नाम आपको पहचान में हो सकता है। हमने ब्रावो 2-0 की कहानी पहले ही किसी वीडियो में कवर की थी। द सन की ES स्क्वाड्रन के साथ चर्चा करते समय उन्होंने कहा, ई स्क्वाड्रन के सैनिकों को कहा जाता है कि उन्हें 2001 के अमेरिकी हमले से पहले ही अफगानिस्तान में तैनात किया गया था। उन्हें MI6 अधिकारी के साथ एंटी तालिबान आदिवासियों से वार्ता करने के लिए भेजा गया था। 2011 में इकाई को लीबियाई तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी के पतन में शामिल होने के लिए भी जाना जाता था। यह उन अल्प ऑपरेशनों में से एक था जहां ई स्क्वाड्रन की उपस्थिति थी। इकाई को MI6 सदस्यों के साथ लीबिया भेजा गया, लेकिन उन्हें उन संपर्कों ने धोखा दिया जिनसे मिलने की योजना थी। हालांकि स्क्वाड्रन के सदस्य भारी शस्त्रों से सुसज्जित थे, उन्होंने MI6 के क्रांतिकारियों की भर्ती के इरादे को देखते हुए आग खोलने से इनकार कर दिया,
क्योंकि यह उन्हें अलग कर सकती थी। इकाई ने स्वयं को गिरफ्तार होने दिया। बेंगाजी शहर में उन्हें कैद किया गया था। ब्रिटिश राजदूत के हस्तक्षेप तक बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। स्टीफन मिचेल, उपनाम एंडी मैकनैब, इकाई के पूर्व सदस्य हैं। वह ब्रावो 2-0 के कमांडिंग अधिकारी थे और इराक लौटने के कुछ वर्षों बाद ही इस घटना के बारे में पुस्तक प्रकाशित करने वाले पहले व्यक्ति थे। मिचेल ने 1990 के दशक में ई स्क्वाड्रन, जिसे वास्तव में SAS के क्रांतिकारी युद्ध विंग कहा जाता था, के सदस्य के रूप में 3 वर्ष बिताए। मिचेल ने आपको ऐसी उद्धरण वाली विविधता की पागल संचालनाओं की याद दिलाई। ये खुफिया सेवा को चाहिए था। कभी कभी आपके पास हथियार होते हैं, लेकिन जिस जगह आप जा रहे हैं वहां हथियार नहीं हो सकते। कभी कभी आप वहां पहुंचने पर हथियार उठा लेते। कभी कभी आप जासूसों के साथ काम करते। कभी कभी आप उन्हें रोक देते। मिचेल ने ध्यान दिया कि उनकी आंशिक रूप से उनकी गुप्त ऑपरेशनों के कारण, जिनमें अधिकांश उत्तरी आयरलैंड में हुए, चुने गए थे। उन्होंने SAS के साथ एक ऑपरेशन में और 14 खुफिया एक विशेष पहचान रेजिमेंट के साथ भी भाग लिया था। मिचेल ने एक अज्ञात स्रोत की पुष्टि की कि MI6 जेम्स बॉन्ड के कर्म का वास्तविक आधार ई स्क्वाड्रन था। मैथ्यू डन के अनुसार हाल ही में MI6 को नई नैतिक चुनौतियों से सामना करना पड़ा है, जैसे कि यातना करने वालों के साथ सहयोग। उन्होंने कहा कि यातना का उपयोग करने वाले लोगों के साथ सहयोग की बात MI6 अधिकारियों के काम को कठिन बना देती है। सेवा यह कहती है कि यातना अधिकतर असरकारक होती है, क्योंकि व्यक्ति आपको वही देता है जो आप चाहते हैं। मैं अधिकारी से उम्मीद करता हूं कि यदि वे यातना को सुन या देख सकें तो वे बाहर निकलकर इसे रिपोर्ट करें। हम यातना का उपयोग नहीं करते और विदेशों में नैतिक मूल्यों को बनाए रखना चाहिए। बेशक यह मैदानी अधिकारी के लिए बहुत कठिन है। आपकी नैतिकता परीक्षण की सीमाओं तक जाती है, फिर भी आपको गर्व से चलना होता है। 2021 में ई स्क्वाड्रन और ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के लिए परिस्थितियां तब बदल गईं जब अधिकारी ने अनजाने में विशेष मिशन इकाइयों की पदोन्नतियों की जानकारी वाला ईमेल सरकार को भेज दिया। SAS, SBS, SRR, स्पेशल फोर्सेस सपोर्ट ग्रुप और ई स्क्वाड्रन के सदस्यों का नाम 1200 नामों की सूची में था। इसमें 70 से अधिक स्पेशल ऑप्स अधिकारियों का विवरण भी था। उन नामों में से कुछ 22 SSQN से जुड़े हुए थे। ध्यान देने योग्य है कि यह पहला लिखित प्रमाण है। इस दस्तावेज की गड़बड़ी ने शायद गुप्त लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। कई अधिकारी शायद उनकी पहचान प्रकाशित होने के बाद कार्रवाई और भविष्य की संचालनाओं से बाहर हो गए। इकाई की गोपनीयता के मद्देनजर हमें परिणामों का निश्चित ज्ञान होना असंभाव्य है, खासकर वे भी जो स्वतंत्रता से MI6 को छोड़ते हैं। सरकार के लिए काम करते वक्त उनके अनुभव से परेशान हो सकते हैं। 2001 में मैथ्यू डन ने परिवार की देखभाल के लिए MI6 छोड़ दिया। 2008 में उन्होंने अपनी पत्नी से तलाक लेकर अपने 2 बच्चों की देखभाल की। 2011 में द टेलीग्राफ के साक्षात्कार में जब उनकी पहली किताब स्पार्टन लॉन्च हुई, उन्होंने बताया कि आम जीवन में वापसी कठिन थी और इसे छोड़ने में 10 साल लगे। यह मोर्चे से वापस आने वाले सैनिक की तरह नहीं है। CS अब भी आपके आसपास है, लेकिन आप इसमें नहीं हैं। रेस्टोरेंट में जाने पर प्रवेश निकास और मेज की दूरी की जांच होती है। मैं अभी भी वैसे ही सोचता हूं, नहीं पारानोया के कारण, बल्कि क्योंकि यह आदत है। मुझे लगता है कि मुझे ऐसा होने की जरूरत नहीं है।